बहुत स्वागत है आपका वी स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है किसानों को मनाने की, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं है। किसानों की साफ तौर पर यह मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार कैसे कोशिश करेगी, कैसे किसानों को मना पाएगी। किसानों से 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और ऐसे में अब 9 तारीख यानी कि 9 दिसंबर को भी तारीख दी गई है किसानों से बातचीत को लेकर, और क्या कुछ निर्णय निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसानों की साफ तौर पर मांग है कि ऐसे कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। दिल्ली हरियाणा पर स्थित सिंधु बॉर्डर पर हजारों किसानों की भीड़ पिछले 10 दिनों से दिन रात डटी हुई है। किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है। इसके अलावा बुराड़ी ग्राउंड पर भी कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से किसानों का जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है। इसके अलावा बुराड़ी ग्राउंड पर भी कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच 5 राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन गतिरोध जारी है। अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच में इसी के साथ सबकी निगाहें अब 9 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाली किसानों की बातचीत पर भी टिकी हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजधानी में ट्रैफिक मैनेजमेंट की जानकारी देते हुए बताया है कि कालिंदी कुंज, सूरजकुंड, बदरपुर और आयानगर बॉर्डर दोनों ओर से खुला हुआ है। वहीं हरियाणा जाने वाले के लिए धनसा, दरोला, कापासेड़ा, राजौखरी, NH 8, विजवासन, पालम विहार और डोडेरा बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सिंधु बॉर्डर, औचकी, रामपुर, पियाओ, मनियारी, मंगेश बॉर्डर बंद है। NH 44 दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि लोग अभी सफीबाद, सबोली, NH 8, भोपरा, भोपारा, अप्सरा बॉर्डर और फेरिपिकल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली आने के लिए नोएडा लिंक रोड का इस्तेमाल करें, बजाय इसके DND का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसानों से जब सरकार की बातचीत हुई, जब किसानों को बुलाया गया बातचीत के लिए विज्ञान भवन में, तो किसानों ने सरकार का पेश किया गया खाना नहीं खाया, जबकि अपनी दाल रोटी जो लंगर का चल रहा था वो मंगवाया। उसके बाद में सरकार को साफ ही संदेश दिया है किसानों ने कि वो सरकार के सामने किसी भी तरीके से सॉफ्ट कदम जो है वो नहीं रखना चाहती है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से सड़क पर उतरे किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार की 5वें दौर की वार्ता जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत दोपहर 2 बजे शुरू हुई है। बैठक शुरू होने के बाद किसान नेताओं ने सरकार से बिंदुवार लिखित जवाब मांगा। किसान नेताओं का कहना है कि हमने पिछली बैठक में जो बातें रखी थी, सरकार उनका बिंदुवार लिखित रूप में जवाब दे, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। चर्चा के बीच हुए लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने एक बार फिर सरकार द्वारा दिए गए लंच और चाय को स्वीकार नहीं किया। किसानों के द्वारा लंच के दौरान अपने साथ लाया खाना ही खाया गया। इससे पहले भी 3 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों ने सरकारी खाना खाने से इनकार कर दिया। दिसंबर को हुई बैठक में किसानों ने सरकारी खाना खाने से मना किया था। बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली से लगी सीमाओं में डटे हैं और सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर किसान पंजाब से हैं। इससे पहले शुक्रवार को सिंधु बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद किसान नेता हरिंदर पाल लखोवाल ने कहा था कि हमने सरकार से गुरुवार को बात की है। हमने साफ कहा है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। सरकार बिजली कानून और पराली जलाने को लेकर जुर्माना पर मानती दिख रही है, लेकिन हम सभी किसानों को बोलते हैं कि वो यहाँ आए और लड़ाई आर पार की है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों ने आने वाली 8 दिसंबर यानी मंगलवार को पूरे भारत में बंद का आह्वान किया है। और इन सब के बीच में किसानों को दिल्ली में एंट्री पर भी सरकार के साफ मनाही के आदेश हैं। पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी हालत में दिल्ली प्रवेश ना करने दिया जाए, और हर जिस तरह की कोशिशें जो की जा रही थी उसको लेकर भी साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को कह दिया गया है कि किसान किसी भी तरीके में किसी भी हालत में दिल्ली में दाखिल ना होने पाए। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को किसानों को बॉर्डर पर रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। किसानों को दिल्ली की सीमा में घुसने से रोकने का आदेश दिया है और आदेश में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों को बॉर्डर पर ही रोक कर रखा जाए। गृह मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कटीले तारों वाले बैरिकेड्स को मुख्य हथियार बनाया है। इसके अलावा किसानों के तारों व ट्रैक्टर व ट्राली को रोकने के लिए जर्सी बैरियर व मिट्टी से भरे डंपर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैरिकेड के ऊपर कटीले तार लगाए गए। इसके अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स के गोल घेर कर कटीले तार लगवाए गए हैं। बैरिकेड्स पर ये कटीले तार वेल्डिंग करके लगवाए गए हैं, जिन्हें दिल्ली के सभी बॉर्डर पर लगाया गया है। बता दें कि CAA और NRC के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भी इस तरह के बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे। इसके अलावा हर बॉर्डर पर 2 से 3 जगहों पर पिकेट लगाकर चेकिंग की जा रही है।
और इसके अलावा नई दिल्ली जाने वाले हर रास्ते पर चेकिंग की जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट्स मिले हैं कि वह किसान ग्रुप में आकर किसी वीआईपी जगहों या फिर पीएम आवास या गृह मंत्री आवास पर पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं। इसे देखते हुए शुक्रवार को वीआईपी जगहों को सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया था। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। नई दिल्ली में वीआईपी जगहों की ओर जाने वाले रास्तों पर भी पिकेट लगाकर चेकिंग शुरू कर दी गई है। और बिहार में सियासत एक नया मोड़ ले चुकी है। तेजस्वी यादव ने उनके ऊपर हुई एफआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार में दम है तो निकम्मी सरकार मुझे गिरफ्तार करके बताए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एनडीए सरकार को निकम्मी और डरपोक करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने को लेकर उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तेजस्वी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, वरना वे खुद गिरफ्तारी देंगे। आरजेडी नेता ने कहा किसानों के लिए वह फांसी पर चढ़ने को भी तैयार है। बता दें कि इसके पहले भी आरजेडी नेता ने कहा है कि अगर सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर यदि दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, वरना वे खुद गिरफ्तारी देंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि किसानों के लिए वह फांसी पर चढ़ने को भी तैयार है। बता दें कि यादव ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान में संसद द्वारा पारित नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर धरना दिया था। प्रशासन की तरफ से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और कहा, डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर एफआईआर दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार करने के बाद स्वयं गिरफ्तारी दे दूंगा। किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए। ऐसा ट्वीट तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए किया है। और बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का नाम हर कोई जानता है। उनकी वापसी एनडीए वापस हो सकती है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के कई चर्चे सामने आए थे, जिस तरह से कई सरकारों में उन्होंने अपना हिस्सा दिया है, कई योगदान दिया है, उसके बाद भी पिछले दिनों एलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात कई दफा हुई थी। विधानसभा चुनावों के दौरान भी हुई थी और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर सकते हैं और एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो सकती है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए थे और महागठबंधन में शामिल हो गए थे। 2019 के चुनाव परिणाम भी कुशवाहा की पार्टी के पक्ष में नहीं रहे थे। जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने महागठबंधन से भी नाता तोड़ दिया था और अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करके सीएम उम्मीदवार बन गए थे। और अब चुनाव में हार के बाद कुशवाहा के सियासी भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि 2 दिसंबर को कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। और सीएए अगले साल से लागू हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने जानकारी दी है। साफ तौर पर कहा है कि सीएए का जो ढांचा है, प्रारूप है, वो तैयार हो चुका है। उसको लेकर अब सरकार कोशिशें कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून सीएए अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है। उत्तर 24 परगना जिले में आर अन्याय यानी अन्याय और नहीं अभियान के इतर उन्होंने पत्रकारों से कहा, हमें उम्मीद है कि सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने सीएए को ईमानदार नियत से पड़ोसी देशों से हमारे देश आए उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए पारित किया था। विजयवर्गीय की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी के नेता और राज्य के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। और देश में कोरोना का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना अपनी रफ्तार पकड़े हुए है। ऐसे में सरकार के द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल है कि आखिर कोरोना की रफ्तार पर सरकार कैसे लगाम लगा पाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं अच्छी खबर यह है कि भारत में रोजाना सामने आने वाले मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 8 दिनों में भारत में कोविड-19 के मामलों में रिकवरी ज्यादा देखने को मिली है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना की वजह से 482 लोगों की मौतें हुई है। वहीं 36,011 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 96,44,022 पहुंच गई है।
पिछले 24 घंटों में 41,970 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। बता दें कि कोरोना के कारण अब तक 1,40,182 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश में रिकवरी रेट अब बढ़कर 94.36% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। वहीं भारत में करीब 136 दिन बाद पहली बार एक्टिव मामलों की संख्या 4,10,000 से कम हुई है। 22 जुलाई को देश में 4,11,000 एक्टिव मामले थे, जिसमें पिछले 8 दिनों से रिकवरी रेट नए मामलों की तुलना में ज़्यादा बना हुआ है। वहीं दुनिया भर में कोरोना के अब तक 6,68,32,931 मामले सामने आए हैं। वहीं 15,33,741 लोगों की मौत हो चुकी है। और कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आम आदमी की जेब पर भी डाका डालते हुए एक बड़ी खबर जो है, तेल के कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल एक बार फिर देखने को मिल रहा है और पेट्रोल डीजल कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। आज यानी रविवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 28 से 30 पैसे तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद मुंबई में पेट्रोल बढ़कर 90 रुपये 5 पैसे और प्रति लीटर, तो वहीं डीजल भी 30 पैसे बढ़कर 80 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बता दें कि लगातार ये 5वां दिन है जब देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में 20 नवंबर से अब तक 14 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल 2 रुपये 35 पैसे और डीजल 3 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। बता दें कि दिल्ली में आज पेट्रोल 20 पैसे बढ़कर 83 रुपये 41 पैसे और डीजल 29 पैसे बढ़कर 73 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि अगस्त में पेट्रोल और इसके पहले जुलाई माह में डीजल के रेट में बढ़ोतरी की गई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $50 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में कच्चे तेल के भाव में तेज उछाल आया है। बता दें कि ओपेक देशों ने जनवरी से उत्पादन में 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के भाव और बढ़ने की संभावना है। और मुंबई में एक घटना हुई है जिसमें 20 लोग घायल होने की खबर सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। बता दें कि इसकी सूचना पहले ही मिल गई थी और उसके बाद में पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। मुंबई के लालबाग चौक में धमाका हुआ और 20 लोग यहां पर घायल हुए हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां जो है वो पहुंची हैं। महाराष्ट्र के मुंबई के लालबाग इलाके में सिलेंडर में धमाका होने से 20 लोग घायल हो गए। दमकल की 2 गाड़ियां और 2 जम्बो टैंकर मौके पर पहुंच गए। यह जानकारी नगर निगम ने दी है। हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर लालबाग क्षेत्र में हुए सिलेंडर धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए पहुंची और स्थानीय लोगों के मुताबिक बिल्डिंग के बंद कमरे में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। पिछले कुछ समय से वहां गैस का रिसाव हो रहा था और स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बारे में सूचना दी। हालांकि उनकी जांच से पहले ही वहां धमाका हो गया। और अब जम्मू कश्मीर में नेता महबूबा मुफ्ती पर भी अब आरोप लगना शुरू हो गए हैं। उन पर आतंकियों का साथ देने का घिनौना आरोप लगा है। उसके बाद में अब जांच एजेंसियां अपनी जांच करेंगी। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बेटी इर्तिजा मुफ्ती के साथ शनिवार को पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष वाहिद उर रहमान पारा के घर पहुंची और उनके परिजनों से मुलाकात की। वह लगभग 1 घंटे तक वहां रही। वाहिद फिलहाल आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में NIA की गिरफ्त में है। वाहिद DDC चुनाव में PAGD के उम्मीदवार हैं। इस दौरान PDP के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महबूबा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वाहिद की जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद मीडिया से बातचीत करने से परहेज किया। इससे पहले 27 नवंबर को महबूबा ने पुलवामा जाने की कोशिश की थी, परंतु सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। मालूम हो कि वाहिद पारा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 25 नवंबर को 2 दिन की पूछताछ के बाद नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था। वाहिद पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आतंकियों से मदद लेने का आरोप है। जांच में निलंबित DSP देविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार हिजबुल आतंकी नवीद बाबू और इरफान शफीक मीर के साथ वाहिद के संबंधों के सबूत मिले थे।
और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में राजनीतिक रैली का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर डीडीसी चुनाव अपने चरम पर है और हर राजनीतिक दल लगातार कोशिश कर रहा है वहां पर टिकट बनाने की। 5 अगस्त 2019 में केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए हटा दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया दिया गया था। जिसके बाद रैली में राजनीति करने वालों ने इसका विरोध करने के माहौल खराब करने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अब कश्मीर में हालत काफ़ी सामान्य हो चुकी है और इस बीच कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, काउंसिल, पंचायत और स्थानीय विकास निकाय उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी द्वारा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में एक बड़ी राजनीतिक रैली का आयोजन किया गया। रैली में मौजूद विशाल जनसमूह देखा गया। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो कभी हथियार उठा सकता है और आतंकवाद में शामिल हो गया है उसे एक दिन मरना ही होगा। और इस बीच आतंकवाद पीएम मोदी आपको पेन और लैपटॉप देंगे, लेकिन जब तुम खुद आत्मसमर्पण करोगे तब। दर्द होता है वो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को दर्द नहीं होता होगा। यहाँ भी झेलते हैं। आपको पता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाला नौजवान हो, जब उसकी भी मौत होती है, वो भी शहीद होती है, तब भी एक माँ का बेटा शहीद होता है। और चाहे बंदूक उठाने वाले हों, ये बंदूक उठाने से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया में बड़े बड़े आतंकवादी, अरे बगदादी नहीं बचा, ओसामा नहीं बचा, तो कौन बचने वाला? जो आतंकवाद का रास्ता उठाता है, मैं आपके यहाँ कहता हूं, जो बंदूक उठाता है उसके सर पर मुल्कुल मौत बैठ जाते हैं। और अभी हाल ही में हुए GHMC यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपैलिटी कमेटी के चुनावों में जिस तरह से ओवैसी की पार्टी को करारी शिकस्त मिली है और TRS बीजेपी के साथ एक जो टिकट बनकर सामने उभरा है, वो एक आकर्षक नतीजे से सामने आए थे। AIMIM के अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी कि GHMC के चुनाव में किंग मेकर बनकर सामने आए हैं। उनकी पार्टी AIMIM ने 44 सीटों पर जीत के पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखा है। इस चुनाव में ओवैसी ने अपनी पार्टी के टिकट पर 5 हिंदू प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा था। हैदराबाद सीट से सांसद ओवैसी ने कुल 51 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा था। इनमें उन्होंने 10% आरक्षण हिंदू कैंडिडेट्स को देते हुए 5 सीटों पर टिकट दिया था। इन 5 में से 3 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जबकि 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। पिछले चुनाव में महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने जबरदस्त प्रचार की बदौलत इस चुनाव में 48 सीटें जीती हैं। और कोरोना वायरस के बीच में प्रदूषण का प्रकोप भी राजधानी दिल्ली को सहना पड़ रहा है। लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, तो वहीं इधर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार बढ़ते जा रहा है। इसमें प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली NCR में लोगों के सांसों पर संकट आ गया है। दरअसल दिल्ली NCR की हवा दिनों दिन जहरीली होती जा रही है। पराली चलना बंद होने के बाद भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि दिल्ली की हवा कल से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक सुबह 9 बजे दिल्ली के प्रमुख 16 इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं अन्य इलाकों का AQI भी 300 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली की हवा खराब होने का एक प्रमुख कारण वायु की धीमी गति है, जिसकी वजह से प्रदूषित हवा, धूल के कण एक जगह जमा हो जाते हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। और हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें वैक्सीन का टीका लग चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। फिलहाल सिविल अस्पताल अम्बाला कैंट में उनका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि 15 दिन पहले अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया था। बावजूद इसके यह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अनिल विज ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूँ। मैं सिविल अस्पताल अम्बाला कैंट में भर्ती हूँ। जो भी मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कोरोना की जांच कराएं। अनिल विज राज्य के गृह राज्य मंत्री हैं और बताया जा रहा है कि पहला टीका लगने के बाद अनिल विज को 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाने वाली। डॉक्टर उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का अध्ययन करने वाले थे, लेकिन अब उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद टीके पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की दवा कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। पहले और दूसरे चरण में ह्यूमन ट्रायल में करीब 1000 वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन दी गई थी। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण भारत में 25 केंद्रों में 26,000 लोगों के साथ किया जा रहा है। यह भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए आयोजित होने वाला सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है।
इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।